कल रात को 12 बजे के आसपास जब मैं वापस अपने घर पहुंचा और जैसे ही मैं घर का दरवाज़ा खोलने वाला था वैसे ही मेरे पास एक कॉल आया। उस कॉल में बताया गया कि रतन टाटा जी नहीं रहे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए और मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। लेकिन फिर जल्दी से मैंने कॉल कट किया और न्यूज़ सर्च करने लगा। मुझे पहले से ही पता था इनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है और इस उम्र में तबीयत ख़राब होना कहीं ना कहीं आम बात होती है, लेकिन ऐसा कुछ हो जाएगा ये बिल्कुल भी मैंने सोचा नहीं था। और जब मैं न्यूज़ ओपन करके चीज़ें देख रहा था तो बार बार मैं ये मना रहा था कि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं गलत निकल जाए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं। और रिसेंट में ही रतन टाटा सर ने अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट भी किया था कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके तबीयत ख़राब होने को लेकर। तो मैंने सोचा शायद ऐसा ही कुछ हुआ हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली न्यूज़ फेक नहीं निकली और रतन टाटा सर हम सभी को छोड़कर जा चुके थे। कल हम सभी ने एक ऐसे इंसान को खोया है जिसकी कल्पना हम कभी नहीं कर सकते थे। सभी को पता था कि एक दिन ऐसा ज़रूर होगा, लेकिन उस दिन के बारे में सोचकर ही डर लगता था। रतन टाटा जी ने हमारे देश के लिए क्या किया है वो सभी आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। उसकी लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये ना सिर्फ एक बिजनेसमैन थे बल्कि एक काइंड पर्सन भी थे। जहाँ एक तरफ आप देखते होंगे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ अपना एम्पायर बढ़ाने में और अपनी फैमिली को बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं रतन टाटा जी जितना ध्यान टाटा ग्रुप्स पर रखते थे उतना ही ध्यान उनका और सारे इंडियंस पर भी था। वो हमेशा इसी चीज़ में लगे रहते थे कि किस तरह वो इंडियंस को फ़ायदा पहुँचा पाएँ या किस तरह से उनकी हेल्प कर पाएँ, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, ऑटो सेक्टर में हो या फिर किसी भी चीज़ में क्यों ना हो। और भाई हम जैसे कार इंथुजियास्ट सर से कुछ ज़्यादा ही इंस्पायर थे। आप सभी ने इनकी स्टोरी तो सुनी ही होगी, कैसे इन्होंने टाटा को खड़ा किया है। काफ़ी उतार चढ़ाव के बाद ये कंपनी आज यहाँ तक पहुँची है। और मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैं बचपन से ही टाटा मोटर्स से या फिर रतन टाटा जी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ था। मेरे फादर काफ़ी पहले से ही टाटा की गाड़ियां यूज़ करते थे। कई सारे टाटा सूमो के मॉडल्स उनके पास थे। टाटा इंडिका थी, सफारी 3 लीटर थी और सफारी 2.2 लीटर थी। इन्हीं सारे गाड़ियों से मैंने ड्राइविंग सीखी है और कह सकते हैं कि एक अलग कनेक्शन था इन गाड़ियों के साथ मेरा। मैंने इन गाड़ियों के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और मैं हमेशा से ही ये सोचता था कि मैं बड़ा होकर टाटा की गाड़ियाँ ओन करूँगा और फॉर्चुनेटली मुझे ये मौका मिला। और आप सभी जो इस चैनल से काफ़ी पहले से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही, उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि इस चैनल का मोटिव स्टार्टिंग में लोगों तक सेफ गाड़ियाँ पहुँचाना था और लोगों को अवेयर करना था कि बिल्ड क्वालिटी या फिर स्टार रेटिंग्स क्या होते हैं। सबसे पहले टाटा मोटर्स की गाड़ी ने ही इंडिया में 5 स्टार रेटिंग्स स्कोर किए थे और कई सारे एक्सीडेंट्स में इन गाड़ियों का काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था। और मैं हमेशा इस चीज़ को अपने चैनल पर दिखाता था कि कैसे टाटा हमारे सेफ्टी के बारे में सोचता है। इसके अलावा आप नैनो का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। रतन टाटा जी ने इस गाड़ी को इसलिए लॉन्च किया ताकि मिडिल क्लास वाले भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके पास बाइक की जगह पर एक कार हो जो उससे कहीं ज़्यादा सेफ रहेगी। अनफॉर्चुनेटली नैनो फ्लॉप हो गई, लेकिन इसके पीछे जो रतन टाटा जी की सोच थी उसे आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। इन्होंने ये सारी चीज़ें कोई प्रॉफिट वगैरह के लिए नहीं की थी। तो रतन टाटा जी की ऐसी कई सारी स्टोरीज़ हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और ये समझने में हेल्प करती हैं कि काइंड लोगों को कैसे पूरी दुनिया याद रखती है। ये ना सिर्फ लोगों को बल्कि जानवरों को भी उतना ही प्यार करते थे। कई बार आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि सर के होटल्स कैसे स्ट्रे डॉग्स वगैरह के लिए खुले रहते थे, वो कहीं भी अंदर जा सकते थे। और इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि इनका दिल कितना ज़्यादा साफ था। आज के टाइम पर ऐसी पर्सनालिटी पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में भी नहीं होगी और आने वाले टाइम में पता नहीं हो भी या नहीं। लास्ट में भाई मुझे बस इसी चीज़ का दुख है कि मैं सर से कभी मिल नहीं पाया। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं रतन टाटा सर से मिलूं। रिसेंटली हम लोग प्लान बना रहे थे कि 1 साल के अंदर कैसे भी सर से मिलना है। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक NGO भी रजिस्टर कराया था और ये सोच कर रखा था कि उस पर काफ़ी मेहनत से हम लोग काम करेंगे ताकि उनके पास तक हम पहुँच पाएँ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल तरीके से जाना तो पॉसिबल था नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई ये सारी चीज़ें होने से पहले ही सर की डेथ हो गई और भाई इस चीज़ का दुख मुझे पूरे ज़िंदगी रहेगा कि मैं सर से मिल नहीं पाया। और सिर्फ मैं ही नहीं दुखी हूँ, मैं देख रहा था कि हर एक पर्सन आज काफ़ी ज़्यादा दुखी है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पर्सनल लॉस हुआ है। ऐसा फीलिंग तभी आता है जब कोई फैमिली मेम्बर हमसे दूर जाए। लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सर के आत्मा को शांति मिले। आप जैसे पर्सनैलिटी को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। आप हमेशा हमारे दिल पर राज करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनसे इंस्पायर होकर काइंड पर्सन बनने की कोशिश करिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या फिर कहीं पर भी हो, क्योंकि लास्ट में एक काइंड पर्सन को ही हमेशा याद रखा जाता है।